नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने सांबा जिले में सीमा सड़क संगठन द्वारा विकसित 90 महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनके निर्माण में 2,941 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लद्दाख के न्योमा में बने न्योमा एयरफील्ड का भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई शिलान्यास किया। ये दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड होगा। रक्षा मंत्री ने सांबा जिले में विश्ना कोलपुर फूलपुर मार्ग पर करीब 423 मीटर लंबे अत्याधुनिक देवक पुल का उद्घाटन किया। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन की परियोजनाओं को समय पर पूरा कराना मोदी सरकार की राजनीतिक दृढ़ता बताई। जम्मू में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में तकनीक विकसित करने के लिए शोध एवं विकास में निवेश करने की जरूरत है, तभी हम विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। रक्षा मंत्री ने रक्षा उपकरणों की खरीदारी में भ्रष्टाचार और पक्षपात की शिकायत का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए संस्थाओं को आंतरिक सतर्कता तंत्र विकसित करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गलती को सरकार के सामने लाने की जरूरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के पूसा में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। उन्होंने पौध प्राधिकार केंद्र का भी अनावरण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके भविष्य की चिंता करना हमारा काम है। राष्ट्रपति ने कृषि जैव विविधता में संरक्षण प्रयासों के लिए 6 किसान समुदायों और व्यक्तिगत तौर पर 20 किसानों को पुरस्कार प्रदान किए। देश की विविधता को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत में पादपों की 45,000 से अधिक किस्में और विभिन्न तरह के मसाले हैं। इनका संरक्षण करके हम न केवल मानवता की रक्षा करेंगे बल्कि समूचे विश्व की भी रक्षा करेंगे। इस कार्यक्रम में विश्व के 59 देशों के विख्यात वैज्ञानिक, किसान और विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं। वो खाद्य और कृषि पादप आनुवंशिक संसाधनों और किसानों के अधिकारों से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। किसानों तक केंद्र सरकार के कार्यक्रम को पहुंचाने, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के फायदे को लेकर जागरूक करने के लिए अक्टूबर महीने में किसान समृद्धि महोत्सव मनाने जा रही है सरकार। इस दौरान किसान रथ निकाला जाएगा। किसान रथ 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में जाएगा। आने वाले दिनों में सरकार 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन देगी, जो किसानों की फसलों के लिए यूरिया और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करेंगे। किसानों के साथ संवाद में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री मनसुख मंडाविया ने किसानों से कहा कि वो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को अपनाएं और उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को बढ़ावा दें। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री मनसुख मंडाविया ने किसानों से आग्रह किया कि वो यूरिया के दाने का डाइवर्जन नहीं होने दें। इसके लिए सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और इसके लिए उड़न दस्ता बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने गोवा में भारत के प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों पर चलने वाले जहाजों की याद दिलाने वाले एक जहाज की कील रखी। कील जहाज के निचले हिस्से में लगा लकड़ी या धातु का लंबा टुकड़ा होता है, जो जहाज को पानी में पलटने नहीं देता। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कील भारत की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने कहा कि इतिहास के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है और सभ्यता के तौर पर हमें बहुत नुकसान हुआ है। उन सब को ठीक करने का समय आ गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने उद्धव के बयान को शर्मनाक बताया है और कहा कि उद्धव वोट पाने के लिए गंदी राजनीति कर रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में सोनिया और राहुल गांधी की चुप्पी एक बड़ा सवाल है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कुशासन और जनविरोधी फैसलों से लड़ने के लिए हमें जल्द ही जेडीएस के साथ हाथ मिलाना जरूरी है। इसके लिए बातचीत जारी है और इस पर अंतिम फैसले की घोषणा जल्द ही की जाएगी। लोग हर तरफ भ्रम की स्थिति से तंग आ चुके हैं।
यूपी में भारी बारिश के कारण कई जिलों में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुरादाबाद में बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। बाराबंकी और लखीमपुर खीरी जिलों में भी खराब मौसम की स्थिति ने लोगों की आम दिनचर्या को बाधित कर दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कई जिलों में अतिवृष्टि को लेकर सरकार सतर्कता से काम कर रही है। जलभराव वाले स्थानों से पानी निकालने का काम हो रहा है और प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर तकनीकी माध्यम से चकबंदी की शुरुआत कराई जा रही है। यूपी के चकबंदी निदेशालय के अपर निदेशक तरुण कुमार मिश्र ने बताया कि पहले चरण में 137 गांवों की चकबंदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 374 गांवों की चकबंदी का निर्देश दिया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के चलते एक बार फिर ये अवरुद्ध हो गया है। भूस्खलन की ताज़ा घटना बनिहाल में किश्तवाड़ी पथेर में हुई है, जिसकी वजह से राजमार्ग के दोनों छोर से यातायात रोकना पड़ा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मंडी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और देवरी गांव में राहत, पुनर्वास और बहाली प्रयासों की समीक्षा की। डीएमके के शिक्षा मंत्री पोनमुडी के सनातन धर्म बयान पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कहा कि सनातन धर्म कोई नहीं मिटा पाया और ना ही कोई मिटा सकता है। डीएमके के शिक्षा मंत्री पोनमुडी के सनातन धर्म वाले बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने दिल्ली में कहा कि विपक्षी पार्टियां जानबूझकर मुंबई एजेंडे के तहत सनातन और भारतीयता पर हमले कर रही हैं। कावेरी जल बंटवारे मुद्दे पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का कहना है कि जितना भी पानी है उसको हमने छोड़ दिया है और जो पानी बचा है उसको हम पीने के लिए जमा करेंगे। इस मामले पर भाजपा और जेडीएस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण व पीएम श्री विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में हमेशा से शिक्षा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में नूंह में हुई हिंसा में मारे गए अभिषेक के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने उनके परिवार वालों के आवास पर मुलाकात की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिवसीय व्यापार शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्पेन के मैड्रिड के लिए रवाना हुई। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हेतु रियल एस्टेट डेवलपर निवेशक के साथ बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन लक्ष्मण मंदिर में पूजा अर्चना की और देश में खुशहाली की कामना की। बिहार के वैशाली में महनार गर्ल्स हाई स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं होने और अन्य असुविधाओं को लेकर छात्राओं ने प्रदर्शन किया। राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के सवाल पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि पहला मुद्दा यह है कि हम एकजुटता से चुनाव लड़ें और चारों राज्यों में चुनाव जीतें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई अशोक गहलोत गुट या सचिन पायलट गुट नहीं है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक आतंकी मारा गया है। खुद को घिरा देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों की तरफ से जवाब दिया गया। केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस संक्रमण के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया है। 2 सप्ताह के अंतराल में निपाह वायरस संक्रमण से 2 लोगों की मौत के बाद स्कूल और आंगनबाड़ी एहतियात के तौर पर बंद कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार पर जनता को अनदेखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और मिलावटी सामान देकर वोट बटोरना चाहती है। मध्य प्रदेश में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। इस यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत समुद्रयान मिशन की तैयारी कर रहा है। इसका परीक्षण अगले साल हो सकता है। मिशन के तहत स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000 के माध्यम से 3 समुद्र यात्रियों को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई में भेजने की योजना है।
जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई की दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 21 सितंबर के लिए टली। इस चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी यादव के अलावा तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है। सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसे लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से इजाजत मिल गई है। इस चार्जशीट में आरोपी 3 अधिकारियों के खिलाफ 1 हफ्ते में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। धारा 124A में उल्लिखित राजद्रोह कानून की वैधता पर अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने आगे विचार के लिए इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि इस मामले की सुनवाई को फिलहाल टाल दिया जाए, क्योंकि आपराधिक कानून में प्रस्तावित व्यापक बदलावों पर फिलहाल पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी विचार कर रही है। लेकिन एससी ने केंद्र सरकार के इस आग्रह को नहीं माना। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि को सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सत्येंद्र जैन को खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मिली हुई है। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू और सत्येंद्र जैन की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी दोनों सुनवाई टालने के लिए सहमत थे। इसलिए कोर्ट ने सुनवाई 25 सितंबर के लिए रखी है। यूपी के चर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में हत्यारे संतोष कुमार राय को राहत नहीं मिली है। संतोष राय ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। रिहाई की गुहार लगाते हुए उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने संतोष राय के वकील ने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए कहा कि वो पिछले 21 सालों से जेल में हैं। हालांकि कोर्ट का रुख देखते हुए संतोष राय के वकील पीछे अब हटते दिखे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने पर्यावरण अनुकूल कोयला परिवहन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके तहत कंपनी भविष्य में 61 संपर्क परियोजनाओं पर 24,750 करोड़ रुपए पूंजी निवेश करेगी। दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया ने 2023 CV300F लॉन्च करने की घोषणा की है। दिल्ली में इस वाहन की एक्स शोरूम कीमत 1,70,000 रुपये होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि पर्यावरण अनुकूल और भरोसेमंद परिवहन परिवेश विकसित करना आज समय की मांग है। उन्होंने भारतीय वाहन उद्योग से अमृतकाल के लक्ष्यों को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त करने को भी कहा। भारत सऊदी अरब निवेश फोरम की बैठक में पारस्परिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे के यहां विशेष कार्यालय स्थापित करने पर सहमति जताई है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि अमेरिकी सेब और अखरोट पर क्रमशः 50% और 100% का मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN शुल्क लागू रहेगा। वहीं अमेरिकी बादामों पर 100 रुपये प्रति किलोग्राम MFN दर अभी भी लागू रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन उत्पादों पर से केवल 20% अतिरिक्त शुल्क हटाया गया है। भारत की ओर से अतिरिक्त शुल्क में कमी से घरेलू सेब और बादाम उत्पादकों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब्जियों और अन्य खाद्य सामग्री के दाम घटने से खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर 6.83% पर आ गई है। NSO की आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार CPI आधारित मुद्रास्फीति जुलाई में 7.44% थी, जबकि अगस्त 2022 में ये 7% थी। सेंसेक्स में तेजी का सिलसिला लगातार 8वें कारोबारी सत्र में भी जारी रहा। ये 94 अंकों की मजबूती के साथ 67,221.13 पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी अपनी तेजी को बरकरार नहीं रख सका और उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 3.15 अंक की मामूली गिरावट के साथ 19,993.20 पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम आज भी यथावत रहे। दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर पर टिका रहा, तो वहीं डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर रहा। UNDP इंडिया और नाबार्ड ने छोटे किसानों की मदद के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत दोनों संगठन कृषि संबंधी नीतियों के निर्माण के लिए एक दूसरे से आंकड़े साझा करेंगे। स्टरलाइट पावर का वित्त वर्ष 2022-2023 में एकल शुद्ध लाभ 30% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ 322.01 करोड़ रुपए पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने 246.57 करोड़ रुपए का एकल शुद्ध लाभ कमाया था।
उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात को लेकर अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा है कि यदि उत्तर कोरिया रूस को हथियार देता है तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही अमेरिका ने कहा है कि युद्ध के लिए रूस को आर्थिक मदद पहुंचाने वाली संस्थाओं पर भी प्रतिबंध जारी रहेंगे। अमेरिका ने कहा कि प्रतिबंधों को बढ़ाने में अमेरिका जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। रूस के सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित आर्थिक मंच में रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति से युद्ध में कोई बदलाव नहीं आने वाला है और इसके बजाय संघर्ष खिंच जाएगा। पुतिन ने यह भी संकेत दिया है कि रूसी सेना में बड़े पैमाने पर भर्ती की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हर 1000 से 1500 जवान रूसी सेना में शामिल होने के लिए स्वैच्छिक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के साथ अपने संबंधों की सराहना करते हुए कहा कि वैश्विक शक्ति के रूप में चीन के उत्थान को रोकने के लिए पश्चिमी प्रयास विफल हो जाएंगे। मोरक्को में आए भूकंप ने जानमाल को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस भूकंप से मरने वालों की संख्या अब 2850 के पार पहुंच गई है। कई देशों के सहायता दल सुविधाओं से जुड़ी कई तरह की सामग्री लेकर पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं। स्पेन, कतर, ब्रिटेन, इजराइल और UAE की सहभागिता वाले अभियान में दूर दराज के इलाकों में बचाव दल पहुंचने लगे हैं। स्पेन ने 56 अधिकारियों और 4 खोजी कुत्तों के साथ राहत और बचाव दल मोरक्को भेजा है। अमेरिका ने भी मोरक्को सरकार के साथ काम करने के लिए आपदा विशेषज्ञों की एक छोटी टीम वहां भेजी है। कतर के भी 4 विमान राहत सामग्री के साथ साथ राहत और बचाव दल के साथ मोरक्को पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने भी मोरक्को की मदद के लिए 1 मिलियन यूरो देने की घोषणा की है। मोरक्को के भूकंपग्रस्त प्रभावित इलाकों में फिर से व्यवस्था बहाल करने के लिए रेड क्रॉस ने पूरी दुनिया से $100 मिलियन से अधिक की सहायता राशि देने की अपील की है। लीबिया में डेनियल तूफान के बाद भारी बारिश और बाढ़ की त्रासदी को वहां पर देखा जा रहा है। भूमध्य सागर में उठे इस तूफान के कारण पिछले 2 दिनों में लीबिया के कई शहर जलमग्न हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा में अब तक लगभग 3000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। लीबियाई सरकार द्वारा प्रभावित इलाकों में खाद्य और राहत सामग्री लगातार भेजी जा रही है। उधर लीबिया के सैन्य कमांडर खलीफा हफ्तार ने बताया कि इस आपदा से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। डेरना में बिजली या संचार सेवा भी ठप हो गई है। उधर बचाव अभियान में लगे कई सैनिकों के भी लापता होने की खबर है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि देश में मौजूद चुनिंदा एयरपोर्ट्स इस लायक नहीं बचे हैं कि वहां कोई हैवी या कार्गो एयरक्राफ्ट लैंड कर सके। यही वजह है कि यहां मदद पहुंचाना भी मुश्किल है। इस मुश्किल घड़ी में लीबिया की सहायता के लिए दुनिया भर से मदद के हाथ आगे आ रहे हैं। तुर्की ने लीबिया में बचाव दल और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए 3 विमान भेजे हैं। इसके अलावा UAE ने भी अपने विशेष विमान के जरिए बाढ़ग्रस्त प्रभावित इलाकों के लिए मदद भेजी है। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम के सामने 214 रन का लक्ष्य रखा। पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित और शुभमन के बीच पहली विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी की। रोहित शर्मा ने इस मैच में छक्का लगाकर वनडे क्रिकेट में अपने 10,000 रन भी पूरे किए। भारत में होने वाले आगामी ICC क्रिकेट विश्व कप के लिए देश भर में उत्साह का माहौल है। प्रतियोगिता के प्रति और उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से ICC ट्रॉफी मंगलवार को मुंबई पहुंची। दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के सामने 339 रन का विशाल लक्ष्य रखा है। अफ्रीका की ओर से एडन मकर्रम ने शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि क्विंटन डिकॉक ने 87 रन की पारी खेली। सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का 62वां संस्करण इस साल 19 सितंबर से आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 109 टीमें भाग लेंगी। अंडर 17 जूनियर लड़कों और लड़कियों के टूर्नामेंट दिल्ली और गुरुग्राम में आयोजित किए जाएंगे, जबकि अंडर 14 सब जूनियर लड़कों की प्रतियोगिता बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। हांगकांग बैडमिंटन प्रतियोगिता की आज से शुरुआत हो गई। प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन पर निगाहें होंगी, जिनका इरादा इस प्रतियोगिता को जीत रैंकिंग में टॉप 10 में प्रवेश करने का रहेगा। फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर में आज अर्जेंटीना का सामना बोलिविया से होगा। बोलिविया को पहले मुकाबले में ब्राजील के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था, जबकि वहीं अर्जेंटीना की टीम ने
पहले मैच में इक्वाडोर को शिकस्त देने में कामयाबी पाई थी। यूवेंट्स के मिडफील्डर पॉल पोग्बा को डोपिंग रोधी अपराध के कारण खेलने से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। 20 अगस्त को उडिनीज में यूवेंट्स की 3-0 से जीत के बाद पोग्बा के लिए गए सैंपल में टेस्टोस्टेरोन का ऊंचा स्तर पाया गया। स्पेनिश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने स्पेनिश फुटबॉल महासंघ के पूर्व अध्यक्ष लुइस रूबियल्स के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। स्पेन की फॉरवर्ड जेनी हर्मोसो ने पिछले हफ्ते रूबियल्स के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज की थी। यूरो 2024 क्वालिफायर्स में खेले गए एक मुकाबले में वेल्स ने लातविया को 2-0 से हरा दिया है। इस जीत के साथ वेल्स की टीम ने यूरो कप में खेलने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। वेल्स के लिए आरोन रामसे और डेविड ब्रुक ने गोल किए। यूरो कप क्वालिफायर्स में देर रात खेले गए एक अन्य मुकाबले में पुर्तगाल ने लग्जमबर्ग को 9-0 से हराने में सफलता पाई है। इस जीत के साथ पुर्तगाल ने प्रतियोगिता में अपनी जीत के 100% रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। ग्रुप डी में क्रोएशिया ने भी आसान जीत के साथ शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। क्रोएशिया ने आर्मीनिया को 1-0 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ क्रोएशिया गोल औसत के आधार पर तुर्की को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर चुका है। ग्रुप जे के एक अन्य क्वालिफायर में आइसलैंड ने बोस्निया एंड हर्जेगोविना पर 1-0 की रोमांचक जीत हासिल की। इस जीत के बाद आइसलैंड ग्रुप जे में 6 अंक के साथ 5वें स्थान पर बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मुकाबले में आज देर रात जर्मनी का सामना फ्रांस के साथ होगा। जर्मनी का हालिया प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है। टीम को पिछले दोस्ताना मुकाबले में जापान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अभिनेता शाहरुख खान की जवान सबसे तेज 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म ने यह रिकॉर्ड 6 दिनों में हासिल किया। मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन 13 सितंबर को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। ये फिल्म बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भारत में G20 समिट की होस्टिंग पर खुशी जताई। उन्होंने पोस्ट में पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा, ये एक अद्भुत उपलब्धि है। अभिनेता दिलजीत दोसांझ की पंजाबी फिल्म रन्ना च धन्ना की रिलीज डेट सामने आ गई है। फिल्म अगले साल 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अभिनेता विक्की कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली का ट्रेलर आज लॉन्च हो गया। फिल्म 22 सितंबर को रिलीज होगी। अभिनेता आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने 100 करोड़ी क्लब में एंट्री ले ली है। ये फिल्म 25 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर की अपकमिंग फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग का पहला गाना हांजी सामने आ चुका है। करण बुलानी के निर्देशन में बनी ये फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज होगी। हॉलीवुड की 2 सफल फिल्में बार्बी और मेग 2 द ट्रेंच को दर्शक अब OTT पर देख सकेंगे। OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने इनके प्रीमियर की घोषणा की। साउथ सिनेमा के लीजेंडरी एक्टर ममूटी की छोटी बहन अमीना का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार थी। वरिष्ठ फिल्म निर्माता मुकेश उदेशी का सोमवार को चेन्नई में निधन हो गया। उन्होंने गो गोवा गॉन, द विलेन और कलकत्ता मेल जैसी फिल्में प्रोड्यूस की थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।